जहां के टीचर्स अंडर सैलरीड हैं, कम सैलरी मिलती है, वर्क ज़्यादा है, वहां पर अपने बच्चे को एडमिशन कराने से बचें। अगर किसी स्कूल में नॉन अटेंडिंग एडमिशंस चल रहे हैं, जहां पर टीचर्स के ऊपर अनप्रोफेशनल वर्क थोपा जाता है, यानी आप पढ़ा भी रहे हैं बच्चे को, क्लासेस के बच्चों की इवैल्यूएशन भी कर रहे हैं, पेपर भी चेक कर रहे हैं, और साथ में आपको स्कूल कहता है कि आप बच्चों के पेरेंट्स को फोन करके पूछिए आपकी फीस टाइम पे नहीं आई। दिस इज नॉट द वर्क ऑफ द टीचर्स। भारत के 65% टीचर्स ओवरबर्डन्ड हैं, स्ट्रेस्ड हैं, जहां पर टीचर्स को ज्यादा देर तक बिना बात के रोका जाए। प्राइवेट स्कूल में एक प्रिंसिपल वीआईपी से ज्यादा इंपॉर्टेंट बना हुआ है। गेट के सिक्योरिटी गार्ड से लेकर प्रिंसिपल के कमरे के बाहर बैठा हुआ कोऑर्डिनेटर या उसका पर्सनल असिस्टेंट, सबको यह पंचायत करनी है क्यों मिलना है आपने प्रिंसिपल से, कि आज क्लास के ग्रुप्स बना दिए जाते हैं और हर टीचर के प्राइवेट फोन नंबर्स उस ग्रुप के साथ जोड़ दिए जाते हैं। शाम को 7 बजे एक फीमेल टीचर के पास किसी अनन्या नाम की 3rd ग्रेड की लड़की के फादर का फोन आता है कि उस टीचर की पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ पर क्या इफेक्ट होगा। जिस स्कूल्स के टीचर्स अनएथिकल तरीके से अपनी टीचिंग के साथ साथ कोई रेगुलर कोर्स कर रहे हैं, जैसे बीएड कर रहा है कोई टीचर जो खुद ही अनएथिकल प्रैक्टिस करके अपनी क्वालिफिकेशन हासिल कर रहा है, तो कैसे आपके बच्चे को एजुकेट कर सकता है। हम भूल जाते हैं ये देखते हुए अपने बच्चे के लिए स्कूल की, वहां के टीचर्स की क्वालिफिकेशन क्या है, पर बच्चे बताएं कि हर चीज के पैसे मांगे जाते हैं, वो भी दुगने तिगने दाम पर। 50 रुपए की फोटो खींची, फोटोग्राफर 50 रुपए ले रहा है, लेकिन स्कूल कहता है फोटो यहीं से मिलेगी, हम आपको 400 रुपए में देंगे। जहां पर हर छोटा डिसीजन लेने में प्रिंसिपल असमर्थ है, वो सोचता है, वो कहता है कि रुक जाइए मैं जरा भी प्रधान जी से पूछता हूं। 8 से 9 किलोमीटर की दूरी या 45 मिनट की दूरी से ज्यादा स्कूल नहीं होना चाहिए। कि टीचर्स को सैलरी दी जाती है चेक से और वापस ली जाती है कैश में। जिस स्कूल्स में इस तरह की अनएथिकल प्रैक्टिस सुनने को मिले, जहां पर हर 2 महीने में 3 महीने में प्रिंसिपल चेंज हो रहा है। अगर कोई स्कूल 1-2 बच्चे को ही प्रमोट कर रहा है, सुनंदिनी ही लेक्चर देगी, सुनंदिनी ही डांस करेगी। कोई भी स्कूल सिर्फ नाम से इंटरनेशनल नहीं होता। अगर हम बच्चे का नाम एल्बर्ट आइंस्टीन रखते हैं, इसका मतलब वो आइंस्टीन नहीं बन जाएगा। स्टूडेंट्स को कैसे पहचाने? जो बच्चे सिंगल जेंडर स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स और कॉन्फिडेंस में लैकिंग पाई गई, बोर्ड कैसे डिसाइड करें होगा। आजकल स्कूल में ट्रेंड चला हुआ है, अपने बच्चों को हम नासा में लेके जाते हैं। जो बच्चा 3-3 लाख रुपए दे देगा उसको तो नासा ले गए, और जो नहीं दे पाया वो बच्चे बेचारे अपने पेरेंट्स को तंग करते हैं, हमें 3 लाख रुपए दो, नहीं है, क्यों नहीं है, वो देखो वो जा रहा है, भाई तुम इसरो में ले जाओ। हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल देते हैं बच्चे को, घर का माहौल वो है नहीं, टीचर उसको वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाता। सिर्फ इंग्लिश सिखाने के लिए स्कूल मत भेजिए, उसको सब्जेक्ट्स के फंडा भी क्लियर करने। किसी भी आईएएस को आज तक नोबेल प्राइज नहीं मिला, और ना ही किसी नोबेल प्राइज जीते हुए व्यक्ति ने ये सोचा कि क्यों ना मैं यूपीएससी की परीक्षा देकर आईएएस ही बन जाऊं। भारत में लगभग 15 लाख स्कूल्स हैं, कौन सा स्कूल चूज करें? भारत में लगभग 15 लाख स्कूल्स हैं, जिसके अंदर 1.5 लाख सेकेंडरी स्कूल्स और लगभग 1.5 लाख ही हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं। इन 15 लाख स्कूल्स में थे 5 लाख के करीब प्राइवेट या अनएडेड स्कूल्स हैं, जिन्हें सरकार से किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं है। वैसे तो बेस्ट स्कूल का कोई कंसेप्ट नहीं होता, क्योंकि हमारे सामने वो एग्जाम्पल्स भी हैं, उन बच्चों के एग्जाम्पल्स भी हैं जो स्कूल से ड्रॉप आउट होने के बावजूद भी इस मुकाम तक पहुंचे कि पूरी दुनिया उनसे परिचित है। चाहे वो टॉमस अल्वा एडिसन हो जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, चाहे वो राइट ब्रदर्स हो जिन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया, चाहे वो बिल गेट्स हो जो कभी दुनिया की सबसे अमीर आदमी की लिस्ट में सबसे पहले पायदान पर थे, चाहे वो माइकल डेल हो जिन्होंने डेल कंप्यूटर्स के अंदर महत्वपूर्ण योगदान दिया, और आज भी डेल कंप्यूटर्स हम अपने लैपटॉप्स के रूप में और डेस्कटॉप्स के रूप में यूज़ करते हैं। लेकिन हमारे बच्चे को तो हमने नोबेल प्राइज़ थोड़ा ना दिलाना है, हमने तो उसको यूपीएससी क्लियर करवाना है, आईएएस बनाना है, डॉक्टर बनाना है, जुडिशरी के एग्ज़ाम्स क्लियर कराने हैं, ताकि उसका अच्छा रिश्ता हो सके, उसकी अच्छी फैमिली सेटल हो सके और उसकी लाइफ सेट हो सके। तो ऐसे में हमें बहुत ज़रूरी है जानना कि कैसे चूज़ करना है बेस्ट स्कूल, जहां हर प्राइवेट स्कूल इस दौड़ में लगा हुआ है खुद को बेस्ट दिखाने की। लेकिन सोचने वाली बात एक और भी है जो शायद हम भूल जाते हैं, कि किसी भी आईएएस को आज तक नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, और ना ही किसी नोबेल प्राइज़ जीते हुए व्यक्ति ने ये सोचा कि क्यों ना मैं यूपीएससी की परीक्षा देकर आईएएस ही बन जाऊं, कि मैं इतना इंटेलिजेंट हूं, अब मैं अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो चुका हूं। तो आइए देखते हैं कि किस गलतफहमी में अक्सर हम शिकार होकर गलत स्कूल को चूज़ कर बैठते हैं। टीचिंग स्टाफ, जैसे एक मंदिर को बनाने वाले मालिक या मैनेजमेंट का
बहुत कम रोल होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा रोल होता है उस मंदिर में बैठे हुए पुजारी का, जो आने वाले भक्तों को, जो आपके स्टूडेंट्स के रूप में आपके पास आते हैं, उनको भगवान से या विद्या की देवी से मिलाने का। ऐसे में टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है किसी स्कूल को सक्सेसफुल बनाने में। हम भूल जाते हैं ये देखते हुए अपने बच्चे के लिए स्कूल की, वहाँ के टीचर्स की क्वालिफिकेशन क्या है, वहाँ के टीचर्स का एक्सपीरियंस क्या है और वहाँ के टीचर्स का डेडिकेशन क्या है स्कूल के प्रति। तो चेक कर लीजिए एक बार अपने स्कूल के प्रोस्पेक्टस को पलटकर कि क्या वहाँ पर टीचर्स की डिटेल्स दी गई हैं, कि कितने टीचर्स किस सब्जेक्ट के हैं और क्या क्या उनकी क्वालिफिकेशंस हैं, एक्सपीरियंस है और डेडिकेटेड हैं वो अपने सब्जेक्ट के लिए, और क्या एक्सपर्टीज है उनकी। कैसे बचें या कैसे पहचानें उन स्कूल्स को जहां पर हमें अपने स्कूल को चूज करते हुए सतर्क रहना है। नंबर 1, जहां के टीचर्स अंडर सैलरीड हैं, कम सैलरी मिलती है, वर्क ज़्यादा है, वहाँ पर अपने बच्चे को एडमिशन कराने से बचें। जहाँ पर टीचर्स को ज़्यादा देर तक बिना बात के रोका जाए, काम हो चुका, छुट्टी हो चुकी, लेकिन टीचर्स वहाँ पर बैठे हैं, वेट कर रहे हैं 3 बजे तक, 4 बजे तक वो घर नहीं पहुँच पा रहे हैं, वहाँ पर रोका जा रहा है। इसका कारण ये कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 की एक रिपोर्ट के दौरान ये पता लगा, सामने आया कि भारत के 65% टीचर्स ओवरबर्डन्ड हैं, स्ट्रेस्ड हैं, जिसकी वजह से सीधी इफेक्ट पड़ता है उनकी टीचिंग क्वालिटी पर, उनके लाइफस्टाइल पर। और आपको एक और बात बता देता हूं, मैं साइकेट्री डिपार्टमेंट से हूं, कि अगर पढ़ाने वाले के दिमाग में स्ट्रेस है तो सुनने वाले के अंदर भी स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। एक रिसर्च कहती है, बिकॉज द कॉर्टिसोल हार्मोन स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग इन द लिसनर ऑल्सो इफ द स्पीकर इज ऑल्सो हैविंग स्ट्रेस इन हिज और हर माइंड। बिना क्वालिफिकेशन के अगर कोई टीचर्स स्कूल में रखे हुए हैं, जिनके पास मिनिमम बैचलर ऑफ एजुकेशन नहीं है, डिप्लोमा इन एजुकेशन, जो भी क्वालिफिकेशन उस पोस्ट की टीचिंग के लिए चाहिए वो नहीं है, तो ऐसे स्कूल्स में अपने बच्चे को पढ़ाने से बचें। जिस स्कूल्स के टीचर्स अनएथिकल तरीके से अपनी टीचिंग के साथ साथ कोई रेगुलर कोर्स कर रहे हैं, जैसे बीएड कर रहा है कोई टीचर जो खुद ही अनएथिकल प्रैक्टिस करके अपनी क्वालिफिकेशन हासिल कर रहा है, तो कैसे आपके बच्चे को वो एजुकेट कर सकता है या एथिक्स दे सकता है जहां पर टीचर्स की रिस्पेक्ट ना हो। जिस स्कूल के अंदर टीचर्स की रिस्पेक्ट ना हो, बच्चे के सामने, प्रिंसिपल के सामने, मैनेजमेंट के सामने उसे ये दिखाया जाए कि यू आर एम्प्लॉयड हियर, यू हैव टू डू दिस बिकॉज यू आर पेड हियर, ऐसे स्कूल्स में अपने बच्चों को एडमिशन कराने से बचें। जिस स्कूल में एडिक्वेट फैसिलिटीज ना हो टीचर के लिए, मैं जाता हूं कई स्कूल्स में या कई बार सुनने को मिलता है पेरेंट्स से ही कि टीचर्स के लिए वहां पर चेयर नहीं रखी गई है क्लास में, टीचर बैठ ना जाए, टीचर सो ना जाए, टीचर कहीं पढ़ाई से उसका ध्यान ना हट जाए, जिस वजह से टीचर्स के अंदर कई तरह की मेडिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स, चाहे वो ऑस्टियो जो अपने जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो डेवलप होने लगी हैं, जॉइंट पेन डेवलप होने लगा है, या एंकल्स में स्वेलिंग्स डेवलप होने लगी हैं। तो हमें बच्चे को डिज़ाइन करते हुए, तैयार करते हुए टीचर को ख़राब नहीं करना है। वी हैव टू प्रोड्यूस बेस्ट स्टूडेंट्स, नॉट बेस्ट टीचर्स। तो ऐसे स्कूल्स में अपने बच्चे को एडमिशन कराने से बचे जहां पर प्रॉपर रिक्रूटमेंट प्रोसेस ना हो, देखा ही ना जाए, फॉर्म ही ना भराया जाए, शॉर्टलिस्ट ही ना किया जाए, किस बेस पे हम टीचर को रख रहे हैं, अच्छा उसका फोन आ गया था इसलिए मैंने उसको रख लिया, अच्छा ये मेरी कम्युनिटी सी है इसलिए उसको रख लिया, या कोई बात नहीं पैसे कम देने हैं किसी को भी रख लो। ऐसे स्कूल्स में अपने बच्चों को एडमिशन कराने से बचे जिस स्कूल में शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है, टीचर्स ही नहीं है, टीचर चाहिए 4 लेकिन है वहां पर 1, वही एक टीचर सभी क्लासेस को ले रहा है, तो वो कैसे सब बच्चों को पढ़ा पाएगा। और एक आरटीआई की सूचना के अनुसार ये पता लगा कि private institutions or the private schools in India are spending less than 10% average of their total annual income। 10% से भी कम टीचर्स की सैलरी पर खर्च किया जाता है। और कई स्कूल से तो ये रिपोर्ट मिली, ये एक डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है हिंदुस्तान टाइम्स की, न्यूज़पेपर की भी और कई अदर न्यूज़पेपर्स की भी, कि टीचर्स को सैलरी दी जाती है चेक से और वापस ली जाती है कैश में। जिस स्कूल्स में इस तरह की अनएथिकल प्रैक्टिस सुनने को मिले, जहां पर टीचर की सैलरी डिडक्ट करके वापस ली जा रही है, ऐसे स्कूल्स में अपने बच्चे को एडमिशन कराने से बचें। जहां पर टीचर्स के ऊपर अनप्रोफेशनल वर्क थोपा जाता है, यानी आप पढ़ा भी रहे हैं बच्चे को, क्लासेस के बच्चों की इवैल्यूएशन भी कर रहे हैं, पेपर भी चेक कर रहे हैं, और साथ में आपको स्कूल कहता है कि आप बच्चों के पेरेंट्स को फोन करके पूछिए आपकी फीस टाइम पे नहीं आई। दिस इज नॉट द वर्क ऑफ द टीचर्स। तो अगर स्कूल में इस तरह की अनप्रोफेशनल चीज टीचर से कराई जा रही है तो ऐसे स्कूल में बच्चों को एडमिशन कराने से बचें। अगर टीचर्स के प्राइवेट नंबर्स ग्रुप में शेयर किए जा रहे हैं, दिस इज रियलिटी ऑन द ग्राउंड लेवल, कि आज क्लास के ग्रुप्स बना दिए जाते हैं और हर टीचर के प्राइवेट फोन नंबर्स उस ग्रुप के साथ जोड़ दिए जाते हैं। सीयूजी नंबर्स नहीं है उनके पास, ऑफिशियल नंबर्स नहीं है, पर्सनल नंबर्स को ग्रुप में डालकर शेयर कर दिया जाता है, जिस वजह से ये हकीकत है कि शाम को 7 बजे एक फीमेल टीचर के पास किसी अनन्या नाम की 3rd ग्रेड की लड़की के फादर का फोन आता है और अपनी मैडम को फोन करके कहता है, वो वंशिका मैम बोल रहे हैं, यस सर,
मेरी बच्ची अनन्या 3rd क्लास में आपके यहाँ पढ़ती है और वो टॉप करती है, लेकिन वो इंग्लिश नहीं बोल पा रही है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि उस व्यक्ति की, उस टीचर की पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ पर क्या इफेक्ट होगा। आप खुद सोचते देखिए, बोर तो नहीं हो रहे ना। प्रिंसिपल जैसे सभी पुजारियों का एक मठाधीश होता है, उसको एक कंट्रोल करने वाला एक सेंटर होता है, एपी सेंटर होता है, वैसे ही टीचर्स को चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो व्यक्ति किसी स्कूल में होता है वो होता है प्रिंसिपल, जिसके पास हरे रंग का पेन होता है। कैसे जाने प्रिंसिपल को? क्वालिफिकेशंस ऑफ द प्रिंसिपल। जिस प्रिंसिपल के पास एडिक्वेट क्वालिफिकेशंस है प्रिंसिपल बनने के लायक, वो सही प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल की सोच क्या है एजुकेशन के लिए, ये देखना बहुत जरूरी है। प्रिंसिपल का एटीट्यूड क्या है एजुकेशन के लिए, ये देखना बहुत जरूरी है। किस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज प्रिंसिपल आपके बच्चों के लिए सोचता है, प्लान करता है, चाहता है, उस तरह का प्रिंसिपल देखना जरूरी है। प्रिंसिपल की रेपुटेशन क्या है कम्युनिटी में, समाज क्या सोचता है उस प्रिंसिपल के प्रति, ये देखना जरूरी है। क्या प्रिंसिपल पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए अवेलेबल है, ये देखना जरूरी है। हो क्या रहा है प्राइवेट स्कूल में, एक प्रिंसिपल वीआईपी से ज्यादा इंपॉर्टेंट बना हुआ है। गेट के सिक्योरिटी गार्ड से लेकर प्रिंसिपल के कमरे के बाहर बैठा हुआ कोऑर्डिनेटर या उसका पर्सनल असिस्टेंट, सबको ये पंचायत करनी है। क्यों मिलना है आपने प्रिंसिपल से, बताइए भाई। क्या पता उस कोऑर्डिनेटर के बारे में ही बताना हो कुछ, या उसकी शिकायत करनी हो, सिक्योरिटी गार्ड की करनी हो। कभी भी जहां पर प्रिंसिपल इजीली अवेलेबल ना हो, एब्सेंट रहते हो, स्कूल से टाइम ना देते हो या पेरेंट्स का अवॉइड करते हो, तो ऐसे स्कूल्स को हमने एडमिशन के लिए अवॉइड करना है। प्रिंसिपल क्या रोल प्ले कर रहा है टीचर्स की प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, ये जरूर देख लेना चाहिए। कैसे एक प्रिंसिपल रिस्पॉन्ड कर रहा है पेरेंट्स की कंप्लेंट की, हमारा बच्चा ठीक से नहीं पढ़ रहा है, तो इस पर बच्चा जो है वो कैसे आगे ठीक से पढ़े, इस पर प्रिंसिपल क्या एक्शन ले रहा है, ये देख लेना चाहिए। कैसे बचें उस स्कूल से कि प्रिंसिपल को देखकर अंदाजा लगाया जा सके कि इस स्कूल से हमें बचना है। जहां पर हर 2 महीने में, 3 महीने में प्रिंसिपल चेंज हो रहा है, ऐसे स्कूल्स को अवॉइड करना चाहिए। जहां पर हर छोटा डिसीजन लेने में प्रिंसिपल असमर्थ है, वो सोचता है, वो कहता है कि रुक जाइए मैं जरा भी प्रधान जी से पूछता हूं। यानी हर छोटे डिसीजन के लिए जहां पर प्रिंसिपल के हाथ बंधे हों, ऐसे स्कूल को अवॉइड करना चाहिए। जहां पर खुद प्रिंसिपल की ही रिस्पेक्ट ना हो, जहां पर मैनेजमेंट बहुत इजीली एक्सेसिबल हो, पेरेंट्स आए, अच्छा प्रिंसिपल मैम आप हमारी बात नहीं मानते, कोई बात नहीं, प्रधान जी से मिल लेता हूं। जहां पर इस तरह का सिस्टम हो, उन स्कूल्स को अवॉइड करना चाहिए। जहां पर प्रिंसिपल इज ए पपेट इन द हैंड्स ऑफ मैनेजमेंट या मैनेजमेंट के रिलेटिव्स या फैमिली मेंबर्स या वाइफ या ब्रदर या सिस्टर या कोई भी, ऐसे स्कूल्स को अवॉइड करना चाहिए। जहां का प्रिंसिपल ज्यादा शो ऑफ कर रहा हो, यानी बच्चों की जो एक्टिविटीज हैं, उनकी सक्सेस है, बच्चों को ना शो करके और वो खुद को अपना जो कद बढ़ा रहा है सोसाइटी में, दैट मीन्स समथिंग इज फिशी। और ये सब ग्राउंड रियलिटीज हैं। आई हैव टेकन दिस थिंग्स फ्रॉम द रिसर्च पेपर्स, और जो मेरी ऑब्जर्वेशन है स्कूल में जाके। ये तो बात हो गई टीचर्स की और प्रिंसिपल की। नॉन टीचिंग स्टाफ, अक्सर हम भूल जाते हैं, हम टीचर्स को ही देखते हैं, हम प्रिंसिपल को ही देखते हैं, स्कूल की बिल्डिंग को ही देखते हैं, लेकिन नॉन टीचिंग स्टाफ, वहां पर जो आपके टीचर्स को पानी पिलाने का काम कर रहा है, आपके बच्चे को स्कूल बस से उतारने और चढ़ाने का काम कर रहा है, वो कितने क्वालिफाइड हैं, वो कितने एक्सपीरियंस हैं, उनके अंदर कोई गलत आदतें तो नहीं है। पता लगा कि टीचर्स तो बड़े शालीन हैं, लेकिन अटेंडेंट्स या स्वीपर्स, क्लास 4 या कोई भी लोग हैं, वो गालियां दे रहे हैं, अब्यूजिव वर्ड्स यूज कर रहे हैं, लोकल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो क्या फायदा उस स्कूल में पढ़ाने का। जिस स्कूल के अटेंडेंट्स का मेडिकल फिटनेस के साथ साथ साइकोलॉजिकल फिटनेस ना हो, ऐसा खुद का मेरा एक्सपीरियंस है, एक स्कूल है उसका नाम नहीं लूंगा, वहां पर एक अटेंडेंट को शीजोफ्रेनिया की बीमारी है, वो हमारे यहाँ से शीजोफ्रेनिया की दवाई ले रहा है। वो बताना इसलिए जरूरी क्योंकि कई बार ऐसे पेशेंट्स किसी के लिए एग्रेसिव हो सकते हैं, बच्चे पर गुस्सा उतार सकते हैं, उनको मार सकते हैं, पीट सकते हैं, पेरेंट्स के साथ गलत बिहेव कर सकते हैं। तो देखिए कि उनके अटेंडेंट्स का या नॉन टीचिंग स्टाफ का मेडिकल या साइकोलॉजिकल फिटनेस टेस्ट पास है या नहीं, और इंक्वायरी कीजिए कि किसी नॉन टीचिंग स्टाफ के बारे में सोसाइटी में कोई गलत न्यूज़ तो नहीं है कि यहाँ पर ये नॉन टीचिंग स्टाफ ऐसा करता है या ये प्रिंसिपल को ओवरसीड करता है, इस तरह की कोई खबरें तो नहीं है। बोर तो नहीं हो रहे ना। स्टूडेंट्स को कैसे पहचानें? अगर किसी पेरेंट को यह देखना है कि इस स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाना है या नहीं, तो वहां पर ऑलरेडी पढ़ रहे बच्चों को परख के भी हम पहचान सकते हैं कि इस स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराएं या नहीं। पूछिए स्टूडेंट से कि अपने प्रिंसिपल के बारे में आपकी क्या सोच है, पूछिए बच्चों से कि आपके टीचर्स के बारे में आपकी क्या सोच है, बच्चों के अंदर स्कूल के लिए स्पिरिट है या नहीं। जितने भी पुराने लोग इस समय आपको मिलेंगे 70 के दशक से, 80 के दशक से, उनके अंदर स्कूल को लेके बहुत ही पॉजिटिव स्पिरिट आपको मिलेगी। मैं डीएवी से पास आउट हूँ,
मैं डीपीएस आरके पुरम से पास आउट हूँ, उनके अंदर स्कूल एक इंस्टीट्यूशन है, रिस्पेक्टेबल इंस्टीट्यूशन। लेकिन अगर आप बच्चे से किसी से पूछ रहे हैं कि क्या स्कूल है आपका, कैसा लगता है आपको स्कूल, क्या यार हर बात पे पैसे मांगते हैं, क्या यार कुछ नहीं होता यहाँ पे, तो कुछ नहीं पढ़ाते टीचर्स ऐसे ही ऐसे, तो आप बहुत कुछ अंदाजा लगा सकते हैं बच्चों की बातें। उसे स्टूडेंट स्कूल के टाइम पर सेफ एंड सिक्योर फील करते हैं कि नहीं टीचिंग के दौरान, ये पूछना बहुत जरूरी है। बच्चे ऐसे स्टूडेंट्स, बच्चे ऐसे स्कूल से बचें ऐसे स्कूल से जहां पर आपको ये साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिले स्टूडेंट्स के अंदर, जहां पर बच्चे बताएं कि हर चीज के पैसे मांगे जाते हैं, वो भी दुगने तिगने दाम पर। 50 रुपए की फोटो खींची, फोटोग्राफर 50 रुपए ले रहा है, लेकिन स्कूल कहता है फोटो यहीं से मिलेगी, हम आपको 400 रुपए में देंगे। पेरेंट्स की तो आधों की यही शिकायत रहती है, जी इससे 400 रुपए मांग लिए फोटो के। मैं देखता हूं कई बार, और हो भी रहा है ये। जिस स्कूल में आपके बच्चों को झूठ बोलना सिखाया जाए, उस स्कूल में एडमिशन कराने से बचें। कैसे? एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। एक स्कूल की बात है, अपने कैथल का नहीं है, वहां पर बच्चों को फ्लाइंग क्लब में फ्लाइंग सिखाने के लिए बुलाया गया एक्सपर्ट्स को, और उस फ्लाइंग क्लब को बताया गया कि हम बच्चों से कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, स्कूल इस पे खर्चा कर रहे हैं, और बच्चों से भी 400 रुपए ले लिए। जब वो बच्चों को फ्लाइंग क्लब वाले फ्लाइंग सिखाने के लिए आए, तो बच्चों को बताया गया इनको नहीं बताना बेटा हमने आपसे 400 रुपए लिए। तो जो स्कूल आपके बच्चों को झूठ बोलना सिखाया है, क्योंकि एंड ऑफ एजुकेशन इज बिल्डिंग अप ऑफ करेक्टर, अगर आपके बच्चे का करेक्टर खराब करने में स्कूल रोल प्ले करेगा, तो आपके बच्चे को पढ़ाएगा कैसे? अगर कोई स्कूल एक दो बच्चे को ही प्रमोट कर रहा है, सुनंदिनी ही लेक्चर देगी, सुनंदिनी ही डांस करेगी, सुनंदिनी ही नासा में जाएगी, सुनंदिनी ही संस्कृत में पोएम सुनाएगी, सुनंदिनी ही इंग्लिश में पोएम सुनाएगी, तो समझ लीजिए कि उसके पास, स्कूल के पास दिखाने के लिए एक या दो बच्चों के अलावा कोई है ही नहीं। दैट मीन्स द ग्रोथ इज नॉट इंक्लूसिव इन दैट स्कूल। अगर किसी स्कूल में नॉन अटेंडिंग एडमिशंस चल रहे हैं, आजकल ये बड़ा देखने को मिल रहा है, पेरेंट्स भी इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं कि अपने बच्चे को बहुत जल्दी आईएएस, बहुत जल्दी इंजीनियर, बहुत जल्दी डॉक्टर बनाने के चक्कर में वो 10th 11th 12th में नॉन अटेंडिंग एडमिशन दिलवा रहे हैं स्कूल में, और किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में उसको पढ़ाते रहते हैं। जिससे होता क्या है, आपके बच्चे को दो चीज़ें यूज़ करती हैं। एक तो वो कोचिंग इंस्टीट्यूट, अगर वो डॉक्टर बनेगा तो कोचिंग इंस्टीट्यूट भी छापेगा, देखिए हमारा बच्चा ये बना, स्कूल भी बताएगा देखिए हमारा बच्चा ये बना। लेकिन ना तो बच्चे के अंदर वो सब्जेक्ट की क्लैरिटी होगी, और साथ में आने वाले पेरेंट्स भी इस बात को लेकर कंफ्यूज होंगे कि क्या वाकई स्कूल का रिजल्ट ऐसा है या नहीं। एल्यूमिनाई पावर, किसी भी स्कूल की पावर होती है उसकी एल्यूमनाई। देखिए कि जिस स्कूल का बोर्ड भरा हुआ है कि हमारे यहाँ से पास होने वाले बच्चे आज इस मुकाम तक पहुंचे हुए हैं, कई यूनिवर्सिटीज, कई स्कूल्स, कई इंस्टीट्यूशंस ये बोर्ड लगाती हैं अपने स्कूल के बाहर कि हमारे एल्यूमनाई आज देश के इस कोने में ये बने हुए हैं। तो जितनी बड़ी वो एल्यूमनाई की लिस्ट होगी, सक्सेस एल्यूमनाई की, दैट मीन्स दैट स्कूल इज गट। अब कैसे पहचाने हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम या इंटरनेशनल स्कूल? बोर हो रहे हो क्या? इंटरनेशनल स्कूल, कोई भी स्कूल सिर्फ नाम से इंटरनेशनल नहीं होता। अगर हम बच्चे का नाम एल्बर्ट आइंस्टीन रखते हैं, इसका मतलब वो आइंस्टीन नहीं बन जाएगा। ऐसे ही किसी स्कूल के नाम के साथ इंटरनेशनल जोड़ देने से वो इंटरनेशनल नहीं बन जाता। धरातल पर इंटरनेशनल फैसिलिटीज हैं या नहीं, अगर किसी स्कूल के पास करिकुलम है या कोई ऐसी एफिलिएशन है जो दूसरे देशों से रिलेटेड है, वो स्कूल इंटरनेशनल है। जहां पर कई देशों के बच्चे पढ़ते हैं वो स्कूल इंटरनेशनल है। जहां पर कई देशों से टीचर्स उस स्कूल में पढ़ाने आते हैं वो स्कूल इंटरनेशनल है। जहां पर टॉप नॉच इंफ्रास्ट्रक्चर हो, क्लासरूम का, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज का, को करिकुलर एक्टिविटीज का, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का, वो स्कूल इंटरनेशनल है। जहां पर रेगुलर तौर पर इंटरनेशनल प्रोग्राम्स कंडक्ट होते हैं, जहां के बाहर से प्रोफेसर, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर या कोई और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रेगुलर तौर पर कोई कॉन्फ्रेंस होल्ड कर रहे हैं, वो स्कूल इंटरनेशनल है। जो स्कूल्स प्रोफेशनल एजुकेशन के साथ साथ बच्चे की मेंटल हेल्थ डेवलपमेंट पर भी ध्यान दे और इंडिविजुअल लेवल पर बच्चे की काउंसलिंग करे, वो स्कूल इंटरनेशनल है। अभी तो बात हो गई इंटरनेशनल स्कूल कैसे पहचाने, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सवाल जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि 2023 की अगर आप यूपीएससी के सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की लिस्ट देखेंगे तो उसमें एक रिसर्च में पाया गया कि 1016 कैंडिडेट्स में से केवल 42 लोग ही हिंदी मीडियम से थे। और मजे की बात यह कि उन 42 लोगों में से भी एक व्यक्ति ने ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर इंग्लिश चुना हुआ था। तो दैट मीन्स लैंग्वेज का कुछ तो रोल है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का कुछ तो रोल है। उन 42 स्टूडेंट्स में से 18 बच्चे राजस्थान के, 12 बच्चे उत्तर प्रदेश के, 9 बच्चे मध्य प्रदेश के, एक बच्चा बिहार, छत्तीसगढ़ और गुजरात राज्य से था। लेकिन इंग्लिश आना
हर किसी की बात नहीं है, इट्स अ रियलिटी। क्योंकि लैंग्वेज सिर्फ कुछ शब्द या कुछ सेंटेंसेस बोलने से नहीं आती है, उस लैंग्वेज से आपके इमोशंस कितने जुड़े हुए हैं, आपकी वोकेबुलरी कितनी वास्ट है, आपकी प्रोनाउंसिएशन कितनी सही है, आपकी फ्लुएंसी कितनी सही है, आपकी राइटिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स कितनी सही है, स्पीकिंग स्किल्स कितनी सही है, वो सब चीज़ें भी मायने रखती है। लेकिन इंग्लिश को लेकर एक और विडंबना भी है हमारी समाज में। आप आज एक वीडियो या कोई किसी के सामने आप इंग्लिश में बोलकर दिखाइए, एक वीडियो पोस्ट कर दीजिए आप फेसबुक पे अपने इंग्लिश में बोलते हुए, 100 लोग जो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं वो नीचे पता है क्या कमेंट करेंगे, आप अपनी मातृभाषा में नहीं बोल सकते, ज़्यादा अंग्रेज बन रहे हो। तो समाज के अंदर ही क्लैरिटी नहीं है इस बात को लेके कि आपने अपने बच्चे को इंग्लिश सिखानी है नहीं, बुलवानी है नहीं। घर में अगर बच्चा इंग्लिश बोल ले तो हमारे को नहीं समझ में आ रही क्या कह रहा तू, स्कूल में बोला कर अंग्रेजी। और यहाँ पे आकर टीचर्स के ऊपर प्रेशर डालते हैं इंटरनेशनल स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में, जी हमारा बच्चा अंग्रेजी को नहीं बोलता। तो इंग्लिश स्पीकिंग नीड्स एनवायरनमेंट। टीचर स्टूडेंट रेशो, बोर हो रहे हो क्या? टीचर स्टूडेंट रेशो, अक्सर बहुत कम स्कूल्स हैं जो अपनी टीचर स्टूडेंट रेशो के बारे में बताते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के अनुसार आइडियल टीचर स्टूडेंट रेशो 30:1 होनी चाहिए, और जहां पर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड वीक हो बच्चों का वहां पर 25 स्टूडेंट्स पर या प्यूपिल्स पर प्यूपिल टीचर रेशो 1 होनी चाहिए, यानी 25 प्यूपिल्स पर एक टीचर होना चाहिए। लेकिन रिसर्च बताती है कि 20 स्टूडेंट्स पर एक टीचर है या 15 स्टूडेंट्स पर एक टीचर है तो वो आइडियल टीचर स्टूडेंट रेशो होती है। लेकिन बहुत कम प्रोस्पेक्टस आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर आपको टीचर स्टूडेंट रेशो के बारे में बताया जाएगा। और ये बात जाननी इसलिए जरूरी है कि अगर किसी स्कूल से 50 डॉक्टर बन रहे हैं तो आपको यह भी तो पता होना चाहिए कि उसके अंदर 5000 बच्चा पढ़ रहा है। अब कोई इंस्टीट्यूट है वो कहता है कि मेरे 30 के 30 बच्चे IAS बनते हैं, 30 ही पढ़ते हैं, 30 ही IAS बनते हैं, लेकिन 30 IAS बनते हैं और 3000 उसके बच्चे हैं, तो कैसे कंपेयर कर सकते हैं आप दो स्कूल्स और दो इंस्टीट्यूशंस के बीच में? सो देयरफॉर रेशो मैटर्स। स्कूल कितना दूर हो, कितना पास हो। अक्सर हम बढ़िया से बढ़िया स्कूल में कराने के चक्कर में अपने बच्चे को कई किलोमीटर दूर, हाँ बेटा वहाँ एडमिशन करा देती हूँ, तेरा बहुत अच्छा स्कूल है, पड़ोसी का लड़का भी जाता है तो हमारा भी थोड़ा स्टेटस बन जाएगा समाज के अंदर। तो स्कूल में जाता है 8 से 9 किलोमीटर की दूरी या 45 मिनट की दूरी से ज़्यादा स्कूल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो एनर्जी आपका बच्चा पढ़ने के लिए, खेलने के लिए या फैमिली के साथ वक्त बिताने के लिए यूज़ कर सकता था टाइम को, वो आपके बच्चे की कम्यूट में, बसेस में या ट्रैवल में ही वेस्ट हो जाती है। पेरेंट्स को भी पेरेंट टीचर मीटिंग में जाना होता है, स्कूल्स के फंक्शंस में जाना होता है, वॉलंटियर एक्टिविटीज़ में जाना होता है, तो दूरी इसलिए मायने रखती है। और इसके फैक्ट्स जान लीजिए आप, जितना दूर स्कूल होता है तो रिसर्च बताती है कि आपके बच्चे की मैथमेटिकल एबिलिटी कम होती है। और ये रिसर्च पेपर छपा था जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड ई लर्निंग रिसर्च में। जो बच्चे पैदल बहुत दूर स्कूल जाते हैं अपने स्कूल को अटेंड करने के लिए, उनके अंदर एग्रेसिवनेस, गुस्सा ज़्यादा देखने को मिला, वो लड़ाके ज़्यादा हुए, उनके अंदर लो सेल्फ एस्टीम थी। और ये छपा है आर्टिकल, रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक एंड मैनेजमेंट रिसर्च में। और जो बच्चे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके स्कूल में जाते हैं उनके अंदर स्कूल में लेट पहुंचना और एब्सेंटिज्म, स्कूल से एब्सेंट रहना ज्यादा पाया गया। और ये रिसर्च पेपर छपा है रिसर्च गेट में। अफोर्डेबिलिटी, क्या फीस हो आपके स्कूल की, या कैसे पहचाने अपनी पॉकेट के हिसाब से हमें स्कूल कैसे चूज करना है। एक रिसर्च में पाया गया कि औसतन भारत में पेरेंट्स अपनी टोटल एनुअल इनकम का 25 से 50% हिस्सा बच्चे की एजुकेशन पर खर्च देते हैं। कहीं कहीं पे तो 70% हिस्सा भी, कि हमें बच्चे को कुछ ना कुछ बनाना है। सारे पैसे को उसकी बेसिक एजुकेशन में इन्वेस्ट कभी ना करें, क्योंकि आपने उसको भी हायर कोर्सेज भी कराने हैं, कॉलेज में भी एडमिशन कराने हैं, यूनिवर्सिटी भी भेजना है, कोचिंग भी दिलवानी है। ट्यूशन फीस टैक्सेबल है, अगर ट्यूशन फीस इनकम टैक्स के अंडर 80C के अंडर, आई थिंक उसमें इनकम टैक्स में कुछ रिलीफ मिलता है। मैम आप ज़्यादा अच्छा बता पाएंगी अगर आपको मालूम हो तो, ऐसी मेरी नॉलेज है। 2021-22 के अकॉर्डिंग शायद 1.5 लाख तक ट्यूशन फीस, क्योंकि स्कूल कई तरह की फीस लेता है, डेवलपमेंट फ़ी, लाइब्रेरी फ़ी, एग्जामिनेशन फ़ी, तो ट्यूशन फीस 1.5 लाख तक इनकम टैक्स रिबेट के अंदर आती है, उसमें आपको इनकम टैक्स नहीं देना होता। कोएड चुने स्कूल या सिंगल जेंडर,
अक्सर हम अपने बच्चे के लिए सिंगल जेंडर स्कूल ढूंढते हैं कि चलो बॉयज़ का स्कूल है अपने लड़के को यहाँ करा देता हूँ, लड़कियों का स्कूल है अपनी लड़की को यहाँ करा देता हूँ, कंफर्टेबल रहेगी, ठीक से पढ़ लेगी, कोई और दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एक रिसर्च बताती है कि जो बच्चे सिंगल जेंडर स्कूल में पढ़ते हैं उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स और कॉन्फिडेंस में लैकिंग पाई गई जब वो अपने अपोजिट जेंडर्स या अपोजिट सेक्सेस के कॉन्टेक्ट में आए। क्योंकि आपके बच्चे को स्कूल से निकल के सोसाइटी को फेस करना है। जब वो सोसाइटी में जॉब करेंगे, जब उनकी मैरिज होगी या प्रोफेशनल या एकेडमिक पर्पस के लिए जब वो बाहर निकलेंगे, तो सिंगल जेंडर स्कूल से पढ़े हुए बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स लैक पाई गई। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि स्कूल कोएड ही हो, जिस स्कूल के अंदर करियर गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। मेरे पास एक स्कूल से एक बच्ची का फ़ोन आया, 12th पास कर चुकी है। सर मुझे IAS बनना है। बहुत अच्छी बात है, आप बनिए, लेकिन उससे पहले है ना मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और इससे बारे में आपसे पूछना चाहती हूँ। और मैं कहा और क्या इंटरेस्ट है, और इसके अलावा मुझे डांस बहुत अच्छा आता है, मैं वायरल भी होना चाहती हूँ। आजकल बच्चे पर 3 तरह का प्रेशर है। एक तो IAS बनने का, क्योंकि हमने उसको इतनी प्रखरता से, प्रमुखता से बच्चों के दिमाग में बिठा दिया है कि अगर आप IAS हो तो आप सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो, सबसे ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट है। फिर हमें उसको डॉक्टर भी बनाना है ताकि नाम के आगे डॉक्टर लग जाए, और फिर हमें उसे वायरल भी करना है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, टिकटॉक, यूट्यूब, स्नैपचैट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो बच्चा हमारा फेमस भी होना चाहिए। तो अपने बच्चे को इन 3 प्रेशर से छुटकारा दिलाओ, और जिस स्कूल के अंदर करियर गाइडेंस 10th क्लास से या 9th क्लास से ही शुरू हो जाए, उस स्कूल में अपने बच्चे को एडमिशन कराओ। बोर्ड कैसे डिसाइड करें? बोर हो रहे हो क्या? यस और नो? बोर्ड कैसे डिसाइड करें? हमारे भारत में एक तो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE, जिसकी स्थापना सन 1962 में हुई थी, और ये मेन फोकस करता है बच्चे की साइंस पर, मैथमेटिक्स पर, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस फॉर इंजीनियरिंग पर, या नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट जो होता है नीट, मेडिकल का, उस पर जोर देता है। और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में काम करता है। अक्सर आपकी स्कूल से शिकायत रहती है कि ये इंग्लिश में कम अच्छा है, इंग्लिश की स्किल्स इसकी कम है, तो उसके लिए आप ICSE बोर्ड को प्रेफर करें, जो है द इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसकी स्थापना CBSE से भी पहले हुई थी सन 1958 में, जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग फोकस होता है इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के अंदर, एनालिटिकल स्टडी के अंदर। एक होता है इंटरनेशनल बैकैलरिएट, IB बोर्ड होता है ये, और ये जिनीवा स्विट्जरलैंड बेस्ड है। 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर आप अपने बच्चे के अंदर स्ट्रॉन्ग एकेडमिक स्किल्स चाहते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग उसके अंदर डेवलप हो, एबिलिटीज उसके अंदर डेवलप हो, ग्लोबल पर्सपेक्टिव, आप ये कहते हैं ना अक्सर कि हमारा बच्चा यहाँ तो ठीक परफॉर्म कर रहा है, लेकिन क्या ये वर्ल्ड स्टेज पर, बहुत कम पेरेंट्स हैं जो ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा वर्ल्ड स्टेज पर कैसे परफॉर्म करेगा, उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा। तो जो अपने बच्चे को ग्लोबल पर्सपेक्टिव से ग्रो करना चाहते हैं, वो इंटरनेशनल बैकैलरिएट इस बोर्ड में अपने बच्चे को दाखिला दिला सकते हैं, जिसके अंदर 4 तरह के प्रोग्राम्स होते हैं। प्राइमरी ईयर प्रोग्राम 3 से 12 साल तक के बच्चे के लिए, मिडिल ईयर प्रोग्राम 12 से 16 साल तक के बच्चे के लिए, डिप्लोमा प्रोग्राम 16 से 19 साल तक के बच्चे के लिए, और करियर रिलेटेड प्रोग्राम CRP 16 से 19 साल तक के बच्चे के लिए। एक बोर्ड होता है कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन, या CIE, या IGCSE, इंटरनेशनल जर्नल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो एफिलिएटेड है कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम से, और इसकी स्थापना सन 1988 में हुई थी। उसके बाद आते, और ये लार्जेस्ट प्रोवाइडर है एजुकेशन का, जो ये कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन है, या जो IGCSE है। उसके बाद आते हैं अपने स्टेट बोर्ड्स, हरियाणा बोर्ड, गुजरात बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, पंजाब बोर्ड, जहाँ हम अपने बच्चों को एडमिशन कराते हैं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, अगर आपके स्कूल कैंपस में CCTV सर्वेलेंस है, कंट्रोल्ड एक्सेस है, कंट्रोल्ड एक्सेस मतलब कौन आ जा सकता है, इस बात पर बहुत अच्छा DPS में तो बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है। यहाँ पर कई और स्कूल्स हैं भी सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी अच्छे मेजर्स हैं। एमरजेंसी पे स्टाफ की ट्रेनिंग है या नहीं, अगर कोई एमरजेंसी कंडीशन आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, फायर आ जाए, स्टाफ को कितना ट्रेन किया गया है, फायर सेफ्टी मैकेनिज्म्स हैं या नहीं, एंटी बुलिंग पॉलिसी है कि नहीं। अक्सर स्कूल में सब कुछ ठीक होता है, लेकिन जो स्टूडेंट्स का आपस में बिहेवियर होता है, पता लग रहा है कि कोई बड़ी क्लास का बच्चा या सेम क्लास का बच्चा आपके बच्चे को धमका रहा है, तो ऐसे में एंटी बुलिंग पॉलिसी क्या है? स्कूल की मेडिकल फैसिलिटी, जिसको लगभग सभी स्कूल्स इग्नोर करते हैं। पोस्ट होती है डॉक्टर की या नर्स की, काउंसलर की, साइकोलॉजिस्ट की, लेकिन उसको फिल नहीं करते हैं। ये सोचते हैं इस पोस्ट को भर के क्या करेंगे, एक तो हमारे पैसे जाएंगे, ऊपर से इसका यूज़ तो होता नहीं। लेकिन ये सबसे गलत धारणा है। मेडिकल फैसिलिटी जिस स्कूल में ना हो, डॉक्टर, फार्मासिस्ट या साइकोलॉजिस्ट, उस स्कूल में अपने बच्चे को एडमिशन कराने से बचें। जिस स्कूल के अंदर ड्रग्स, अल्कोहल
जैसी चीज़ें पाई जाती हों या ऐसा सुना हो आपने, उस स्कूल में अपने बच्चे को कभी एडमिशन ना कराएं। क्या मैकेनिज्म है स्कूल के पास किसी वायलेंस को रोकने के लिए? अगर दो बच्चों में मारपीट हो रही है तो कैसे वो स्कूल रोकता है, और कैसे अपने स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स को स्कूल नोटिफाई करता है इन केस ऑफ एमरजेंसी सिचुएशन, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। अनबायस्ड को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। को करिकुलर एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो एक्टिविटीज़ आपके बच्चे की एकेडमिक को अच्छा बनाने के लिए काम करती हैं, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो बच्चे के इंटरेस्ट पे डिपेंड करती हैं कि जी मुझे डांस आता है, मैं डांस सीख लूँ क्या। को करिकुलर एक्टिविटीज़ अगर स्कूल सब बच्चों को इंक्लूड करता है, दैट मीन्स दैट इज़ ए गुड स्कूल। अक्सर आपने देखा होगा आजकल स्कूल्स में ट्रेंड चला हुआ है, अपने बच्चों को हम नासा में लेके जाते हैं। जो बच्चा 3-3 लाख रुपए दे देगा उसको तो नासा ले गए, और जो नहीं दे पाया वो बच्चे बेचारे अपने पेरेंट्स को तंग करते हैं, हमें 3 लाख रुपए दो, नहीं है क्यों नहीं है, वो देखो वो जा रहा है। भाई तुम इसरो में ले जाओ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी तो है। मोटिवेशन अगर किसी बच्चे को लेनी है ना तो वो इसरो से भी ले सकता है, और जिसने नहीं लेनी और जिसने यही सोचना है कि मुझे वीज़ा लगवाना है यूएसए का, तो वो नासा जाए, बहुत मुबारक उसको। जिस स्कूल में पैसे आड़े आए किसी बच्चे की को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, अक्सर कई स्कूल्स क्या करते हैं कि ट्यूशन फीस ले रहे हैं, उनको पढ़ा अच्छा रहे हैं, लेकिन कोई टेनिस अकेडमी खोल दी, कोई बैडमिंटन अकेडमी खोल दी, लेकिन इसकी आपको अलग से पैसे देने हैं। तो ऐसे स्कूल्स को अवॉइड करना है। ऐसा भी नहीं कि सारा दिन स्कूल्स में को करिकुलर एक्टिविटीज़ ही हों। अदरवाइज आजकल क्या लगा हुआ है कि अपने फेसबुक पेज को चलाने के लिए स्कूल हर तीसरे दिन कोई ना कोई एक्टिविटी कराता रहता है, जिसके अंदर सारे टीचर्स लगे हुए हैं। आज जी हमारा बच्चा स्विमिंग पूल में, और पेरेंट्स भी देखते के खुश होते रहते, देखा हमारा स्कूल कितना अच्छा कर रहा है, देखा हमारा बच्चा कितने बढ़िया स्कूल में पढ़ रहा है। बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, नथिंग इज गुड, नथिंग इज बैड, बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर किसी स्कूल में बिल्कुल भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं कराई जाती, कई स्कूल्स ऐसे हैं हम तो नहीं अलाउ करते ना, अपने बच्चों को हम कहीं भेजते, रिजल्ट कैसे आएगा, एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसे होगी, एक्सीलेंस कैसे होगी, ये नचाते फिरेंगे क्या बच्चों को। यहाँ हो जाती हैं जो एक्टिविटीज़ हैं। जो स्कूल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ अवॉइड करता है वो जान लीजिए कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का क्या फ़ायदा होता है। बच्चे के अंदर एकेडमिक अचीवमेंट बढ़ती है, सोशल डेवलपमेंट बढ़ती है, कम्युनिटी में इन्वॉल्वमेंट उसकी बढ़ती है, और कैरेक्टर डेवलपमेंट उस बच्चे का होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द स्कूल, जिस स्कूल के पास स्पेशियस क्लासरूम हो, जिस स्कूल के पास लाइब्रेरी हो। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ बड़े बड़े ग्राउंड या घोड़े बंधे होने चाहिए, स्विमिंग पूल होना चाहिए, ये नहीं होता। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है बेसिक वो फैसिलिटीज़ जिसके अंदर बच्चा बैठ सके, और टीचर भी आराम से कंफर्टेबली उसको पढ़ा सके, और साथ में लाइब्रेरी का एक्सेस कितना है बच्चों के पास, स्पोर्ट फैसिलिटीज़ कैसी हैं स्कूल में, प्लेग्राउंड है या नहीं, ऑडिटोरियम्स हैं या नहीं, क्लास के अंदर इक्विपमेंट्स जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं वो प्रॉपरली हैं या नहीं, और हैं भी तो क्या वो चलते भी हैं या नहीं। कई स्कूल्स होते हैं ये लगा तो रखा है जी हमने स्मार्ट क्लास बोर्ड, ख़राब हो रहा है, अभी करा देंगे बस, ठीक अभी हो जाएगा बस, बोल रखा है जी, बुला रखा है। तो जिसमें बोर्ड्स तो हैं लेकिन, अच्छा स्मार्ट बोर्ड से रिलेटेड आपको बात बता देता हूँ, बोर तो नहीं हो रहे ना। अभी एक रिसर्च हुई थी स्मार्ट बोर्ड्स पर कि जो बच्चे स्मार्ट बोर्ड्स या टैबलेट से पढ़ते हैं उनके अंदर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या क्रिएटिविटी या इमेजिनेशन कम पाई गई, और इसका सीधा उदाहरण आपको मिलता है 2020 या 2021 के दौरान पढ़े हुए बच्चे। आज भी उनको समाज में जब वो कहीं जाते हैं और वो बिहेव जिस तरीके से करते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, ये कोरोना वाला बच्चा है, ये कोरोना वाला बैच है। तो ये हालत क्या है, वो उससे बढ़िया रिसर्च नहीं हो सकती कोई। कोरोना ने ये भी प्रूव करके दिखा दिया दैट जो डिस्टेंस एजुकेशन हम मोबाइल के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से या डिजिटल मीडिया के माध्यम से बच्चों को दे देते हैं कि ये सोचकर कि इससे बच्चा अच्छा पढ़ता है, इससे बच्चा अच्छा समझता है। आज भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में चॉक बोर्ड्स का इस्तेमाल होता है। वो तो और बढ़िया बोर्ड लगा सकते थे स्मार्ट बोर्ड, अगर उस स्मार्ट बोर्ड से बच्चा अच्छा पढ़ता तो, बिकॉज इट एनहांसेस इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी ऑफ योर चाइल्ड। एकेडमिक एक्सीलेंस, एजुकेशन एंड रिजल्ट्स। देखिए कि उस स्कूल के बच्चे बोर्ड में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है उन स्कूल के बच्चों का, कितने बच्चे हर साल अच्छे रेप्यूटेड कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में या इंस्टीट्यूशंस में जा पा रहे हैं स्कूल पास होने के बाद, क्या स्कूल के अंदर एजुकेशन देने के साथ साथ उनके अंदर जेईई, नीट या कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, क्लैट जैसे टेस्ट की प्रिपरेशन भी कराई जा रही है। पिछले कुछ सालों में देखिए उस स्कूल से जो इंटेलिजेंट बच्चे थे वो स्कूल में ही रह रहे हैं या स्कूल को छोड़ रहे हैं, कितने बच्चों ने बाकी स्कूल्स के बच्चों से अच्छा परफॉर्म किया, और टॉप पास रेट्स क्या है। पास रेट होता है कि अगर 100 बच्चे पढ़ते हैं तो उनमें से कितने बच्चे पास हो रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अपने भारत में टॉप पास रेट्स 3 राज्यों का पाया जाता है, केरला,
महाराष्ट्र एंड दिल्ली। अप्रोच टू लर्निंग एंड लर्निंग स्टाइल, कि कैसे उस स्कूल की अप्रोच है आपके बच्चे को पढ़ाने में, लर्निंग स्टाइल क्या है। स्मार्ट बोर्ड्स बता दिया मैंने आपको, हाइब्रिड बोर्ड्स होने चाहिए, स्मार्ट बोर्ड भी और उसमें चॉक बोर्ड भी, ताकि क्रिएटिविटी भी बनी रहे और उसके अंदर इमोशनल और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी हो। फ्रीक्वेंट टेस्टिंग हो रही है या नहीं बच्चे की, ये देखिए। स्टाफ एबल है कि नहीं उस बच्चे की लैंग्वेज में बात करने के लिए। हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल देते हैं बच्चे को, घर का माहौल वो है नहीं, टीचर उसको वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाता। सिर्फ इंग्लिश सिखाने के लिए स्कूल मत भेजिए, उसको सब्जेक्ट्स के फंडा भी क्लियर करने हैं। तो अगर टीचर उसकी लोकल लैंग्वेज में उसको बात समझा पा रहा है नहीं, ये अब देखना बहुत ज़रूरी है। उस स्कूल की होमवर्क पॉलिसी क्या है, कैसे वो अपने बच्चे को होमवर्क देते हैं, कैसे उसको एक्सेस करते हैं, कैसे उसको इवेल्युएट करते हैं, ये देखिए। क्या क्लास का साइज है, यानी कितने बच्चे हैं एक क्लास में। अगर एक क्लास में ज़्यादा बच्चे होंगे तो टीचर उन सब पे कैसे ध्यान दे पाएगा। और एक्स्ट्रा क्लासेस आपके स्कूल जिसमें अब बच्चा आपका पढ़ रहा है उसमें एक्स्ट्रा क्लासेस हो रही हैं कि नहीं। डिसिप्लिन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट, बोर तो नहीं हो रहे ना। कैसे पता लगाएं कि इस स्कूल का डिसिप्लिन अच्छा है कि नहीं और हेल्दी एनवायरनमेंट है कि नहीं। अगर उस स्कूल के बच्चे एब्यूजिव वर्ड्स यूज करते हैं अपने डे टू डे लैंग्वेज में, अपनी डे टू डे बातों में, तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ स्कूल में गड़बड़ है। अगर किसी स्कूल के बच्चे एग्रेसिव हैं, लड़ाके हैं, वायलेंट हैं, उनके अंदर एक डिफरेंट काइंड का एटीट्यूड जो हमें बात करने से पता लग जाता है कि अपनी उम्र से अलग तरीके से बच्चा बिहेव कर रहा है, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दी स्कूल। अगर ये देखना हो कि बच्चों के अंदर अकाउंटेबिलिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बच्चों की, ये देखकर आप एडमिशन करा सकते हैं। लीव रूल्स क्या हैं, अगर आपके बच्चे को छुट्टी लेनी हो तो वो छुट्टी कैसे सैंक्शन होती है, कितनी देर में सैंक्शन होती है, किससे परमिशन ली जाती है, किसको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ये किसी स्कूल का डिसिप्लिन डिफाइन करते हैं। आपके स्कूल के बच्चों के अंदर वैल्यूज कैसी हैं, क्या उनके अंदर इमोशनल वैल्यूज भी हैं। अक्सर आप देखेंगे कि एक बच्चा इंटेलिजेंट बहुत है लेकिन उसको बात करने की तमीज़ नहीं है, एक बच्चा इंटेलिजेंट बहुत है लेकिन उसके अंदर एक डिफरेंट काइंड का एटीट्यूड है, तो वो वैल्यूज़ में काउंट होती हैं। ड्रेस कोड, कैसे यूनिफॉर्म में ड्रेसअप हैं बच्चे, प्रॉपरली यूनिफॉर्म पहनते हैं कि नहीं, एक स्कूल के डिसिप्लिन और हेल्दी एनवायरनमेंट को डिफाइन करता है। क्या प्रोएक्टिव मेजर स्कूल लेता है जब भी कोई नेगेटिव थिंग सुनने में आती है बच्चे के बारे में, क्या कोड ऑफ कंडक्ट है बच्चों के लिए उस स्कूल के अंदर कि ये कोड रहेगा, ऐसे बिहेव करना है बच्चों ने स्कूल में, और क्या सजा दी जाती है, कैसे सजा दी जाती है उन बच्चों को जो पाया जाता है कि इसने गलती की है। क्योंकि अल्टीमेटली उस बच्चे को स्कूल से बाहर निकलकर सिटीजन बनना है, नागरिक बनना है, जहां पर वो जो कोई गलती करेगा तो उसकी सजा उसको कानून देता ही है। बोर हो रहे हो क्या? एथिक्स एंड बिहेवियरल पॉलिसी, जिस स्कूल के अंदर पब्लिशर चेंज हो रहा है हर साल, वैसे तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग ने बहुत अच्छे से रिसर्च करके ट्रेनिंग करके टीचर्स की बुक्स को डिज़ाइन किया हुआ है, लेकिन आज हालत क्या है कि पब्लिशर से, बाहर के पब्लिशर से बुक लगवा दी जाती है। अच्छी बात है, आप हेल्प कीजिए, एनसीईआरटी भी पढ़ाइए और दूसरे पब्लिशर्स की बुक भी पढ़ाइए, लेकिन जब वो बच्चा बाहर जाता है किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपेयर करने के लिए, एनसीईआरटी तो उसको पढ़ाई नहीं स्कूल में कभी, अब वो फर्स्ट क्लास से 12th क्लास की एनसीईआरटी बुक्स इकट्ठी कर रहा है कि मैं एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ूंगा तब मेरा यूपीएससी क्लियर होगा। जिस स्कूल में पब्लिशर चेंज हो जाए हर स्कूल में, हर ईयर, या जिस स्कूल में यूनिफॉर्म चेंज हो जाए हर ईयर, ऐसे स्कूलों से बचने की जरूरत है। जिस स्कूल में सारी चीजें वहीं पर मिलती हों, लेनी हो तो यहीं से लेनी पड़ेगी बस मैडम, ये लास्ट ऑप्शन है आपके पास। ये 50 रुपए की डायरी आती होगी बाहर, लेकिन हमारा लोगो लगा हुआ है, लेनी पड़ेगी 500 रुपए की, लेनी हो तो बताओ, नहीं अपना जाओ। ऐसे स्कूल से बचें जहां पर प्रिंसिपल पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। आपने स्कूल की प्रिंसिपल की पोस्ट संभाली है अपने टीचर्स को मैनेज करने के लिए, अपने स्कूल के बच्चों को मैनेज करने के लिए, समाज में हवा बनाने के लिए आपने प्रिंसिपल की पोस्ट नहीं ली। एक एडवर्टाइजमेंट देख रहा था मैं, उसमें प्रिंसिपल कोई अध्यक्ष बना हुआ था कि हम टीचर का, सारे प्रिंसिपलों का अध्यक्ष हूँ, और उसको स्कूल के एडवर्टाइजमेंट में यूज़ कर रहा था कि भाई मैं स्कूलों का प्रिंसिपल का प्रधान भी हूँ। तो इससे आपकी एजुकेशनल क्वालिटी कैसे इंक्रीज होती है, जरा आप मुझे खुद ही सोच के बताएं, जहाँ पर हर बच्चे और उसके फैमिली मेम्बर को फैमिली के तौर पर ट्रीट किया जाए। ऐसे स्कूल में अपने बच्चों को एडमिशन कराएं। पेरेंट इन्वॉल्वमेंट, अगर उस स्कूल में रेगुलर पीटीएम हो रही है, पेरेंट टीचर मीटिंग अक्सर होती है, तो बहुत अच्छा स्कूल है वो। कैसे पेरेंट्स को अपडेट किया जाता है मोबाइल मैसेज से, एसएमएस से, वो भी अब कुछ स्कूल्स में अपडेट हो गई है। क्लियर एंड फ्रीक्वेंट टॉक्स, जो बात करनी है क्लियर, घुमा फिरा के नहीं। यूनिफॉर्म के पैसे नहीं, यूनिफॉर्म के ये नहीं कि जी उसके बहाने किसी और चीज़ में पैसे ले लिए। क्लियर एंड फ्रीक्वेंट टॉक्स। और इस बीच हम भूल जाते हैं बच्चे को। कैसे पहचानें आपके बच्चे को कैसा स्कूल चाहिए? नीड एंड लर्निंग स्टाइल्स के बेस पे देखें क्या आपके बच्चे को आर्ट्स पसंद है, स्पोर्ट्स पसंद है, मैथमेटिक्स में वो स्ट्रगल कर रहा है कि नहीं, या आपके बच्चे की स्पेशल लर्निंग नीड्स हैं।
अक्सर हम अपने बच्चे को साइकेट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास जब लेकर जाते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट को हर पेरेंट बहुत ही अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर सकता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माय चाइल्ड। अगर वो किसी एक प्रॉपर एज में नहीं पढ़ पा रहा है, क्या पता आपके बच्चे को ऑटिज्म हो, क्या पता आपके बच्चे को अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हो, क्या पता आपके बच्चे को कोई ऐसी डिजीज हो, कोई सिंड्रोम हो, तो हम लोग एजुकेटेड तो है ही नहीं, हम तो बस स्मार्ट हैं, स्कूल ने पढ़ाना है, स्कूल ने करना है जो करना है और स्कूल पे ही थोप देते हैं सब कुछ। इंडिविजुअल अटेंशन आपके बच्चे को चाहिए, ये देखना जरूरी है। क्या आपके बच्चे को इंग्लिश इंप्रूवमेंट करनी है, ये देखना जरूरी है। और लर्निंग स्टाइल कैसे देखें अपने बच्चे का, देखें कि क्या आपका बच्चा देखने से समझता है, पढ़ने से समझता है, सुनने से समझता है, किसी चीज में एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने से समझता है, किसी डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने से समझता है, फिजिकल एक्टिविटी से समझता है, लॉजिकल है, मैथमेटिकल है, म्यूजिकल है, आर्टिस्टिक है, अकेला समझता है या ग्रुप में समझता है। तो इससे आपको आपके बच्चे का लर्निंग स्टाइल पता लग जाएगा। वैसे तो कोई भी स्कूल छोटा या कोई भी स्कूल बड़ा नहीं होता, क्योंकि आपको हर किसी ना किसी स्कूल की सक्सेस स्टोरी मिल जाएगी जहाँ का बच्चा इंजीनियर भी बनता है बड़े लेवल का, पायलट भी बनता है, जज भी बनता है, प्राइम मिनिस्टर भी बनता है, प्रेसिडेंट भी बनता है। लेकिन फिर भी क्योंकि हम समाज के एक जागरूक नागरिक हैं, पैसा पेड़ पे नहीं उगता, अपनी जेब से दे रहे हैं, तो ऐसे में देखना बनता है कि किस स्कूल में हम बच्चे को एडमिशन दिला रहे हैं। और सही कहा है स्वामी विवेकानंद ने, दैट यू हैव टू ग्रो from the inside to the out. No one can teach you, no one can make you spiritual. There is no other teacher but your own soul. Thank you very much.